हेलो फ्रेंड्स। आज नेक्स्ट लेक्चर में हम 800 से 1200 के बीच में जो एजुकेशन में, साइंस में या रिलीजियस लर्निंग में जो डेवलपमेंट्स होते हैं आज हम उन्हें पढ़ेंगे। देखिए, इस समय पर ये जो टाइम पीरियड है 800 से 1200 के बीच में, यहाँ पर इस समय पर कोई आइडिया नहीं था मास एजुकेशन का। यानी कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर उन्हें उन लोगों को एजुकेट करना, मास में लोगों को एजुकेट करने का कोई आइडिया नहीं था। तो देयर वाज नो आइडिया ऑफ मास एजुकेशन एट दैट टाइम। लोग वही चीज़ सीखते थे जो उनके लाइवलीहुड के लिए ज़रूरी होता था। तो पीपल लर्नड व्हाट दे फेल्ट वाज नीडेड फॉर देयर लाइवलीहुड। और रीडिंग और राइटिंग ये केवल छोटे से सेक्शन के लिए कन्फाइंड थी, जिसमें मोस्टली ब्राह्मण्स आते थे और कुछ सेक्शंस जो अपर क्लास के आते थे, जैसे कि कायस्थ लोग। तो कोई आइडिया नहीं है मास एजुकेशन का। लोग वही चीज़ें सीख रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए ज़रूरी हैं। और रीडिंग और राइटिंग ये बहुत ही छोटे से सेक्शन में कन्फाइंड था, जिसमें मोस्टली ब्राह्मण्स थे, अपर क्लासेस के लोग थे, जैसे कि कायस्थ लोग। तो यहाँ तक ये जो है कन्फाइंड थी रीडिंग और राइटिंग। कुछ टेम्पल्स थे, उन्होंने एजुकेशन के लिए कुछ अरेंजमेंट्स बनाए थे। तो सम टेम्पल्स मेड अरेंजमेंट फॉर द एजुकेशन। जनरली क्या होता था, एक स्टूडेंट को टीचर के हाउस पे जाना होता था, या फिर उस टीचर के साथ में उसे अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना होता था, अगर उसे इनिशियल एजुकेशन और हायर एजुकेशन प्राप्त करनी है। तो इस एजुकेशन को प्राप्त करने के बाद उसे अपने टीचर को फीस पे करनी होती थी, या फिर उसे गिफ्ट देना होता था। और जो स्टूडेंट्स बहुत ही गरीब होते थे, वो अपने टीचर को पर्सनल सर्विस दिया करते थे एक फ़ीस के तौर पर। तो जो मेन सब्जेक्ट्स थे जो पढ़े जाते थे उस समय पर, दोज वर वेदास, ग्रामर, लॉजिक और फिलॉसफी। तो इस तरीके के सब्जेक्ट्स इस समय पर स्टडी किए जाते थे। और जो कायस्थ क्लास थी, उनके अपने ही मेथड थे किसी सब्जेक्ट को पढ़ने के, विच इंक्लूड अकाउंटेंसी। तो साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन सब चीज़ों को भी पढ़ाया जाता था उस समय पर। और इन सब चीज़ों के लिए फेमस सेंटर्स भी थे। एक अरब एस्ट्रोनॉमर था अबू मशीर ऑफ बल्क। ये बनारस में 10 साल के लिए पढ़ाई करता है 9th सेंचुरी में। क्राफ्ट या फिर प्रोफेशन की एजुकेशन को प्रोवाइड करना, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी थी गिल्ड्स की। तो जो मर्चेंट्स थे वो अपने बच्चों को, अपने लड़कों को इस प्रोफेशन को सिखाया करते थे। तो इस समय पर जो एजुकेशन, रिलीजियस बिलीफ और साइंस की जो टीचिंग दी जाती थी, उसके कुछ बहुत ही फेमस सेंटर्स थे, जैसे कि नालंदा सेंटर था, नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार में, उदंतपुर विश्वविद्यालय ये भी बिहार में था। और इन सभी सेंटर्स पर जो स्टूडेंट्स आते थे वो बहुत दूर दूर से आते थे, इंक्लूडिंग तिब्बत। तो तिब्बत से भी लोग यहाँ पर इस सेंटर पे आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। और इन सेंटर्स पे जो एजुकेशन थी, तो वो एजुकेशन ज़्यादातर रेसिडेंट्स के लिए फ्री में अवेलेबल हुआ करती थी। और इन सेंटर्स के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए इन सेंटर्स को ग्रांट्स दिया जाता था, मनी के रूप में, लैंड के रूप में। जो उस समय पर राजा हुआ करते थे वो इन सेंटर्स को ग्रांट्स दिया करते थे। जैसे कि नालंदा विश्वविद्यालय को 200 गांवों की ग्रांट्स थी। कश्मीर भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था इस समय पर एजुकेशन का। तो
जो सेंटर्स थे एजुकेशन के वेरियस पार्ट्स में हमारी कंट्री के, जैसे कश्मीर में हमने देखा, बिहार में देखा हमने, तो इनकी वजह से क्या हुआ, इन सेंटर्स की वजह से जो आइडियाज़ हैं वो पूरे कंट्री में फ्रीली फ्लो होते हैं। और फिलोसफिकल एजुकेशन जो है उसको कंसिडर किया जाता था कि ये तब तक कंप्लीट नहीं होगी जब तक कि आप इनके सेंटर्स पर विज़िट नहीं करेंगे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, और डिस्कशंस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं स्कॉलर के साथ में, तो तब तक आपकी फ़िलासफ़ी की एजुकेशन को इनकम्प्लीट माना जाएगा। द ग्रोथ ऑफ साइंस इन द कंट्री स्लोड ड्यूरिंग द पीरियड। तो जो साइंस है, साइंस की जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है इस पीरियड में। इट वॉज नो लॉन्गर रिगार्डेड एज अ लीडिंग कंट्री इन द फील्ड ऑफ साइंस। तो इस समय पर साइंस के फील्ड में तरक्की थोड़ी सी कम हो जाती है, साइंस स्लो हो जाती है, और अब जो है इसे एक लीडिंग कंट्री नहीं माना जाता है साइंस के फील्ड में, क्योंकि साइंस अब स्लो हो गई है, तो सर्जरी जो है वो डिक्लाइन हो जाती है। एस्ट्रोनॉमी धीरे धीरे पुश कर दी जाती है एस्ट्रोलॉजी के बैकग्राउंड में, तो एस्ट्रोनॉमी वाज ग्रेजुअली पुश्ड इनटू द बैकग्राउंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी। लेकिन कुछ एडवांस हमें देखने को मिलता है इन फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। एक किताब यहाँ पे बताई गई है लीलावती, जो कि भास्कर लिखते हैं, भास्कर 2। तो ये किताब है लीलावती जो कि रिलेट करती है मैथमेटिक्स से। तो मैथमेटिक्स में थोड़ा सा एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है इस समय पर, और साइंस जो है हमारी वो स्लो डाउन हो जाती है। कुछ एडवांस हमें मेडिकल फील्ड में देखने को मिलता है, मेडिसिन के फील्ड में देखने को मिलता है, क्योंकि हमें यूज़ देखने को मिलता है कुछ मिनरल्स का, स्पेशली मरकरी का। और बहुत सारी किताबें लिखी गई थी इस पीरियड में प्लांट साइंसेस के विषय में, एनिमल्स के ट्रीटमेंट के ऊपर, लेकिन कोई भी तरीका नहीं पता लगा फॉर ब्रीडिंग फाइन क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। तो इसकी वजह से क्या होता है कि इंडिया को डिपेंड होना पड़ता है सेंट्रल एशिया के ऊपर, जहाँ से फाइन क्वालिटी के हॉर्सेस हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं। तो जो इंडिया की साइंस में स्लो डाउन आया था इस पीरियड में, उसके कुछ रीज़न्स थे। उसके रीज़न थे कि सोसाइटी जो है बहुत रिजिड हो गई थी और नैरो हो गई थी कैरेक्टर में, इनकी सोच बहुत नैरो हो गई थी, अब ये बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे थे। अर्बन लाइफ में सेटबैक हुआ और कम्युनिकेशन में सेटबैक हुआ, क्योंकि रिलीजियस ग्रुप्स, अब रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स ग्रुप जो हैं वो अब ग्रो कर रहे थे। इसके अलावा इंडियंस की जो टेंडेंसी थी कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड है आउटसाइड द इंडिया, अपनी कंट्री के बाहर जो साइंस का डेवलपमेंट हो रहा है, तो वहाँ से जो इंडियंस हैं वो आइसोलेट रहते थे, जिसकी वजह से साइंस में डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है इस पीरियड में। अल बरूनी जो कि एक स्कॉलर थे सेंट्रल एशिया के और जो इंडिया में रहते हैं 10th सेंचुरी में, 10th सेंचुरी से 11th सेंचुरी के बीच में इनका कार्यकाल है। तो ये इस पीरियड में जो रहते हैं 10 सालों के लिए रहते हैं ये 11th सेंचुरी में। तो ये बताते हैं कि इन्होंने नोट करा था इंसुलर एटीट्यूड ऑफ लर्नड पीपल ऑफ द कंट्री, दैट इज़ ब्राह्मण्स। ब्राह्मण्स का इंसुलर एटीट्यूड इन्होंने नोट करा था। इंसुलर मतलब इग्नोरेंट एटीट्यूड, बहुत ही इग्नोर करते थे। दे आर हॉटी, द ब्राह्मण्स और हॉटी, फुलिश, वेन, सेल्फ कंसाइंड, कंसिटेड एंड स्टॉलिड। तो ये बड़े हॉटी थे, ये मानते थे कि यही सबसे बेस्ट हैं, कोई इनसे ऊपर नहीं है, फुलिश हैं ये। तो ऐसा अल बरूनी कहते हैं। दे आर बाई नेचर निगार्डली इन कम्युनिकेटिंग दैट विच दे नो। तो ये जो भी जानकारी इनके पास होती थी, ये उस जानकारी को
आगे तक नहीं पहुंचाते थे, कम्युनिकेट नहीं करते थे दूसरे लोगों में, एंड दे टेक द ग्रेटेस्ट पॉसिबल केयर टू विदहोल्ड इट फ्रॉम मैन ऑफ अनदर कास्ट अमॉन्ग देयर ओन पीपल। और ये उस नॉलेज को दूसरे लोगों तक नहीं पहुंचने देना चाहते थे कि दूसरे कास्ट में ये नॉलेज इनकी पहुंच जाए। तो अनजेनरस थे ये, कंजूस थे नॉलेज को शेयर करने में। तो ये बेसिकली था कि जो रिलीजियस बिलीफ, एजुकेशन और साइंस के बारे में हमने देखा। मास एजुकेशन का कोई प्रोविज़न नहीं था, लोग वही सीखते थे जो उनकी ज़िंदगी को जीने के लिए ज़रूरी था। रीडिंग और राइटिंग जो है ये बहुत ही छोटे सेक्शन में कन्फाइंड थी, ब्राह्मण और कायस्थ में। टेम्पल्स जो हैं वो अरेंजमेंट करते थे एजुकेशन के लिए। किसी स्टूडेंट को अगर एजुकेशन चाहिए तो वो टीचर के घर पे जाएगा, और एजुकेशन पाने के बाद में उसे फ़ीस देनी पड़ेगी या गिफ्ट देना पड़ेगा अपने टीचर को। और जो बच्चे गरीब हैं उसे कुछ पर्सनल सर्विस देनी पड़ेगी अपने टीचर को। और जो मेन सब्जेक्ट्स थे उस समय पर जो पढ़ाए जाते थे वो थे वेद, ग्रामर, लॉजिक या फिर फ़िलासफ़ी। इसके अलावा साइंस, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन ये भी सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जो पढ़ाए जाते थे, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ थी, सेंटर्स थे। अबू मशीर बल्ख का ये बनारस में 10 साल के लिए पढ़ता है 9th सेंचुरी में। और जो क्राफ्ट या फिर प्रोफेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी एजुकेशन को प्रोपोगेट करने की, वो गिल्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और मर्चेंट्स लोग जो हैं वो अपने बेटों को खुद प्रोफेशन के बारे में सिखाते हैं। कुछ फेमस सेंटर्स थे जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर, ये सारे बिहार में थे। और यहाँ पर लोग बहुत दूर दूर से पढ़ने आते थे। और इन सभी सेंटर्स पे जो एजुकेशन थी, एजुकेशन वो फ्री में थी। और जो राजा थे वो इन एजुकेशन सेंटर्स को ग्रांट्स दिया करते थे, मनी के रूप में, लैंड के रूप में, जिससे कि इन सेंटर्स के एक्सपेंसेस मीट हुआ करते थे। जैसे कि नालंदा को 200 विलेजेस की ग्रांट्स मिली थी। इनके अलावा कश्मीर भी एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था एजुकेशन का। और इन एजुकेशन सेंटर्स की वजह से जो आइडियाज़ हैं वो फ्रीली फ़्लो करते हैं पूरी कंट्री में। और फ़िलोसफिकल एजुकेशन को तब तक कंप्लीट नहीं माना जाता था जब तक कि वो फ़िलोसफ़र अलग अलग सेंटर्स में विज़िट करे कंट्री के, और वहाँ पर जो दूसरे स्कॉलर्स हैं उनके साथ वो डिस्कशन में इन्वॉल्व हो। साइंस में हमें स्लो डाउन देखने को मिलता है इस पीरियड में, और सर्जरी भी डिक्लाइन होती है। एस्ट्रोनॉमी जो है ये बैकग्राउंड में चली जाती है एस्ट्रोलॉजी के, लेकिन मैथमेटिक्स में हमें एडवांसमेंट देखने को मिलता है। एक बहुत फेमस बुक लिखी जाती है लीलावती भास्कर II के द्वारा। तो ये एक स्टैंडर्ड बुक रहती है बहुत समय के लिए, लीलावती जो है, इसे याद रखेंगे। मेडिसिन में थोड़ा सा एडवांसमेंट हमें देखने को मिलता है क्योंकि मिनरल्स का यूज़ होता है, स्पेशली मरकरी का। और बहुत सारी बुक लिखी जाती हैं प्लांट साइंसेस के ऊपर और एनिमल्स के ट्रीटमेंट के ऊपर। लेकिन फाइन क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस की ब्रीडिंग के लिए कोई भी तरीका अभी तक हमारे पास में नहीं था। तो इंडिया को डिपेंडेंट होना पड़ता था सेंट्रल एशिया के ऊपर कि वो वहाँ से इंपोर्ट कर सके फाइन क्वालिटी ऑफ हॉर्सेस। तो कुछ रीजंस बताए गए थे कि साइंस क्यों स्टैग्नेंट हो गई, क्यों उसमें डेवलपमेंट नहीं हो पाया। तो इसका कारण था कि सोसाइटी जो है वो रिजिड हो गई थी, उसकी जो सोच है वो बहुत ही नैरो हो गई थी। अर्बन लाइफ में सेटबैक हुआ था, और ये इसका कारण था कि रिलीजियस ऑर्थोडॉक्स ग्रुप जो थे वो अब ग्रो हो गए थे। इसके अलावा रीज़न दिया गया था कि इंडिया के बाहर में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रही हैं, इंडियंस उससे अपने आप को आइसोलेट करके रखा करते थे। अल बरूनी जो कि 11th सेंचुरी में विज़िट करता है 10 सालों के लिए
ये एक नोटेड साइंटिस्ट होता है, स्कॉलर होता है सेंट्रल एशिया से। ये कहता है कि जो ब्राह्मण्स हैं वो लर्नड पीपल हैं और उनका बड़ा ही इग्नोरेंट एटीट्यूड है। ये कहता है कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये हॉटी हैं, ये सोचते हैं कि यही सबसे बेटर हैं, ये फुलिश हैं, वेन हैं, सेल्फ कंसिडर्ड हैं, स्टॉलिड हैं, और दे आर बाई नेचर निगार्डली इन कम्युनिकेटिंग दैट व्हाट दे नो। इनका जो नेचर है वो इस तरीके का है कि ये कंजूस हैं, अपनी जो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति है, जो ये जानते हैं, उसको ये कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो दे डोंट कम्युनिकेट विच दे नो। और बहुत ही कीन मेजर्स लेते हैं ये कि अपनी जो नॉलेज है उसे विदहोल्ड कर सकें और दूसरी कास्ट के लोगों में वो नॉलेज ना पहुंच जाए। यानी कि अपनी नॉलेज को अपने तक सीमित करके ये रखना चाहते हैं ब्राह्मण्स। अल-बरूनी हमें ऐसा बताते हैं। तो आज यहीं तक हम रखेंगे। विद दिस वी एंड दिस लेक्चर। थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।